अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉग लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि जनाब ये ज़िंदगी ही ऐसी है, जब तक हमारे साथ मुंसलिक लोग नहीं होंगे और हमारा साथ नहीं देंगे ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजरेगी। क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत अनोखा खेल है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है ना, तो इसमें कुछ अनहोनियां भी हो सकती हैं। कोई नहीं जानता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, मगर किस्मत के इस पहिए की उलट फेर का नाम ही ज़िंदगी है। अगर इसमें मुकम्मल खुशियां हैं ना, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि गम के बाद एक और गम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जाए। तो हौसले पस्त करने से बात नहीं बन सकती है ज़िंदगी में कभी भी। और अगर ज़िंदगी की हकीकत ही यूं हमवार सफ़र पर चलते जाना है ना, तो सवाल ये है कि किसी भी किस्म के शिकवे या शिकायत से क्या हासिल होगा, जब उसके बनाने वाले ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है कि ये एक इम्तिहान है, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। तो हम क्यों शिकवे पर उतरें या गम और खौफ में जिएं। कुछ आए या जाए, खौफ कैसा, गम कैसा, जो आज है कल शायद नहीं होगा, और जो आज नहीं है शायद कल आपको मिल सकता है। तो घमंड कैसा, ना उम्मीदी कैसी, दुनियावी हकीकतों को दवाम थोड़ी है, बल्कि चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। और फ़िक्र करनी है तो उस चीज़ की हमें करनी चाहिए फ़िक्र जो आपके पास मुसलसल और मुस्तकिल बरकरार रह सकती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास हमेशा के लिए रह जाए सिवाय एक चीज़ के, और वो है आपका इनर सेल्फ, आपकी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ात। यानी कि आपका इस ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया और इसके मुतल्लिक आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका हौसला और आपकी बहादुरी। पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ऐसा हो जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई चैलेंजेस ना उसे पेश आए। अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके मसाइल हैं। यहाँ अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है। हमें किसी एक चीज़ का गम है तो किसी दूसरे बंदे को किसी और चीज़ का गम होगा। और अगर अरबों लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो, तो इसका मतलब साफ साफ यही निकलता है कि हम भी कभी इन मुश्किलात और मसाइब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप जितने बड़े लोग देख ले, आप जो नामवर लोग हैं जिनके पास इतना मालो दौलत है, हमें ये लगता है कि शायद वो खुश ही रहते होंगे, पैसा खुशी देता है, ऐसा नहीं है। वो भी एक दौड़ में शामिल होते हैं, उसकी परेशानी में शामिल, वो उनके ऊपर एक तारी रहती है, एक परेशानी हमेशा कि हम अगर फर्स्ट हैं, हमारे पास इतनी मालो दौलत है, तो हमारे पास इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उनके मसाइल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मौजूद होंगे उनके भी मसाइल, उन्हें भी परेशानियां होंगी, उन्हें भी दुख होंगे। कोई शख्स ऐसा नहीं है, इंसानी जबलत में ही मौजूद नहीं है कि जनाब आप खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ऊंच नीच आती है ज़िंदगी में, जहाँ पे खुशी आती है वहाँ अगले ही पल आपको गम के लिए भी, दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जहाँ पे गम आता है वहाँ पर आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगले लम्हे हमें खुशी ज़रूर मैसर आएगी, ज़रूर हमें खुशी मिलेगी, अल्लाह पाक ज़रूर हमें खुशी अता करेगा। तो कुदरत ने ये चीज़ें ना हमारी पहुंच से दूर इसलिए रखी हैं कि हम उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से काबू में रख सकते हैं, और वो है हमारा एटीट्यूड। याद रखें कि ज़िंदगी को ना सिर्फ बड़े दिल वाले ही जी सकते हैं, ना डर डर के जीने वाले और ना ही बात बात पर शिकवा करने वाले इसको जी सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जी तो वो भी रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को वेलकम करें, ख्वाह फिर वो चाहे खुशी हो या फिर गम हो। आप वक्तन ये जुमला कहकर वेलकम करें उन तमाम तर चीज़ों के ऑल इज़ वेल, यानी जो है सब अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और मैं इसी में खुश हूँ। मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो इसलिए जो लोग नाउम्मीदी के अंधेरे में चले जाते हैं,
नाउमीद बहुत जल्द हो जाते हैं और परेशानियों से डरते हैं, मुसीबतों से डरते हैं और अपने हौसले पस्त कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि अगर दुख आया है, परेशानी आई है, तो एक हवा का झोंका, एक नई उम्मीद लेकर ज़रूर आएगा और हमें खुशियाँ भी अता करेगा। तो जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पे गम होता है, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ये पढ़ी लिखी बात है, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं इस हवाले से। आपने बस उसके साथ ज़िंदगी जीनी है और वो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत भी बनाएगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो अभी जनाब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमने एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करना है जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा नई है, उसका नाम भी बहुत डिफरेंट है और बहुत नया है, जिसको पेजेट डिज़ीज़ कहा जाता है। ये होती क्या है, हड्डियाँ मजबूत हों तो सेहत की हिफाजत भी यकीनी होती है और हम अपनी ज़ाहरी खूबसूरती का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपनी हड्डियों का या दीगर जिस्मानी अज़ा जो ज़ाहरी आँख से पोशीदा होते हैं उनका ख्याल ज़रा भी नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम जो दरमियानी उम्र होती है ना, यानी 35 से 50 साल के दरमियान मुख्तलिफ़ अमराज का हम शिकार हो जाते हैं। और आज अगर देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल खिलाफ़ कुदरत है। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, बग़ैर नाश्ता किए अपने काम पर पहुंच जाना, बाहर से खाना, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का कसरत से इस्तेमाल, दूध से मुकम्मल परहेज़। और वैसे भी कहा जाता है कि केमिकल मिला दूध पीने से तो बेहतर है कि जनाब इंसान पानी ही पी ले, क्योंकि आजकल जो दूध है या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हड्डियों की बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका पढ़ते भी हैं या हम उनको सुन भी रहे होते हैं। आज हम पेजेट डिज़ीज़ के मुतालिक बात करने वाले हैं कि ये बीमारी होती क्या है और इसका इलाज मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, किन लोगों में होती है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मौजूद हैं, जो कि हैं इंचार्ज ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 मेयो हॉस्पिटल, और एक इजाफी चार्ज में मिल चुका है, अब MSB बन चुके हैं मेयो हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, MS बन गए आप मेयो हॉस्पिटल के, इजाफी चार्ज आपको मिल गया है, इजाफी जिम्मेदारी मिल गई है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए ये पेजेट डिजीज़ होती क्या है? बड़ा डिफरेंट सा नाम है इसका। जी, पेजेट डिजीज़ बेसिकली हड्डियों का वो मर्ज़ है जो अमूमन 40 और उससे बाद वाली उम्र में होता है। अच्छा। लकीली बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एशियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये एंग्लो सेक्सियन जो वर्ल्ड है पार्ट है उसमें ज़्यादा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन खैर कई भी बीमारी कहीं भी हो सकती है, जैसे एक दौर में हमारे पास डेंगू नहीं था, ये सिर्फ अफ्रीका की बीमारी थी, लेकिन इवेंचुअली आज हम सबसे ज़्यादा आ गए हैं। तो पेजेट्स डिजीज़ में हमारी हड्डियाँ खुद ब खुद गैर ज़रूरी बढ़ना, अच्छा, नरम होना, टेढ़ी होना और फिर टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। ये एक पूरा साइकिल होता है। तो अमूमन इसकी कोई आज तक ख़ास वजह हम ढूंढ नहीं सके। इसमें विरासती अमावल भी आ जाते हैं, कुछ वायरसेस को भी इसमें ब्लेम किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जेनेटिक्स को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन इसकी ख़ास उम्र होती है? जी, ये अमूमन ये 20 से 40 की एज में होता है, लेकिन जो करैक्टरिस्टिक इसकी उम्र है वो 40 साल के लोगों में ज़्यादा आती है। नहीं तो ये काबिल इलाज है या नहीं है? काबिल इलाज सेंस में कि पहले तो ये सिर्फ कुदरत के रहमो करम पे छोड़ा जाता था और अलामती तौर पे इसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब ऐसी अद्वियात हैं जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स हैं और कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम इसको शुरू में तशख़ीस करके उन लोगों को मॉनिटर करके एजुकेट करके इस बीमारी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं और इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप 50 अबव हो जाते हैं, तो आपकी हड्डियां वैसी कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, या अगर कैल्शियम क्योंकि वो नहीं हो रहा होता, जो 30 साल तक हम लोगों ने डिपॉजिट किया होता है अब वही यूज़ हो रहा होता है, स्टोर किया होता है, तो उसमें क्या ये कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी और इलाज उस एज में 50 अबव में मुमकिन है? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बोन स्टॉक है ना ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है। जी जी बिल्कुल। अब आप जो मर्जी कारोबार करें, जितना आपका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप नुकसान को उतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रू। जितना अच्छा आपका बोन स्टॉक होगा तो आने वाली बीमारियां जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है या जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेजेट्स डिजीज़,
इसका जो नुकसानात हैं वो आपके बोन स्टॉक की वजह से उनका अहाता कम हो जाता है या उनके असरात कम हो जाते हैं। तो जो मेरी तान टूटती हमेशा है कि हमें हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमारी सेहतमंद जोड़ों का और हड्डियों का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो लाइफस्टाइल के बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम जितना भी अपने बोन बैंक को डेवलप करेंगे, जो कि हमारी जिन अवामिल का आपने जिक्र किया शुरू में प्रोग्राम में, उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एट रिस्क है। आप देखिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका दौरानिया ज़िंदगी का और उनका चलना फिरना और उनके जोड़ों के अमराज का तनासुब बहुत बेहतर था बनिस्बत हमारे। और आज के बाद जो हमारी जनरेशन है जिन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा खाया, देसी घी का इस्तेमाल नहीं है, बाहर का खेल कूद नहीं है, दूध दही का इस्तेमाल नहीं है, मिलावट बहुत ज़्यादा है। और अब हम सिर्फ जो है ना हम फूड खाते हैं, हम न्यूट्रिशन को तो जेहन में नहीं रखते। उस लिहाज से हमारी हड्डियों का जो बैंक है वो कम हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें, मतलब अगर हम देसी चीज़ें खा भी रहे हैं उसमें भी मिलावट है तो हमें वो न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रही ना जो हमसे पहले हमारे जो नाना दादा अम्मी अब्बू ने खाए हुई हैं चीज़ें। मैं एक अर्जेंटाइन गया ना तो मुझे समझ आई कि ये लोग क्यों हेल्दी हैं। शाम को हर बंदा, सुबह नहीं तो शाम को हर बंदा पार्क में नजर आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। हमारे पास पार्क्स नहीं है, अगर हैं तो हमारी एक्सेस नहीं है, खाली है। और अगर हैं भी देखें उसमें फिर ये कि आप जैसे मैं खुद है आप इंडोर जिम बना लें। अच्छा। खवातीन है, मैं उन्हें कहता हूँ आप कुछ नहीं है तो आप स्किपिंग कर लें, आप रस्सा कूद लें। अच्छा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सिर्फ जनरल बैठ के स्ट्रेचिंग कर लें, उसमें आपको ऑनलाइन ऐसी एक्सरसाइज मिल जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले लें। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप मिलावट वाली चीज़ों से तो नहीं बच सकते, लेकिन जो घर में बन सकती हैं उनको तो खा सकते हैं। और बैलेंस डाइट पे तो आपका नहीं है ना कि आप सिर्फ लाजमी नहीं कि बर्गर शवारमे भी खाएं, आप वो फूड भी लें। जैसे सर्दियां इसमें सूप का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपको एक अंडा, मतलब किसी भी शक्ल में अंडे में आप इतनी मिलावट तो हो नहीं सकते, डेली आप खाएं। दूध का एक गिलास नहीं ले सकते, योगर्ट ले लें, ठीक है ना। आप किसी और शक्ल में ले सकते हैं। चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे यहाँ पनीर का इस्तेमाल नहीं रहा, बाहर बहुत ज़्यादा पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का वो यही है। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल है और ट्यूना फिश है या हमारे पास रोहू फिश है, ये इतनी अच्छी सोर्स है। इसका कुछ नहीं है, खजूर खा लें आप, ड्राई फ्रूट्स, ये नट्स बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर कुछ आप मूंगफली ले लें, इसमें बहुत अच्छा है, फ्लेवन्स होते हैं इसके अंदर, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कोई बहुत ज़्यादा आपका बजट एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों में आगाही और एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह हम ये पेजेड डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके बाद ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जो टेढ़ी हो जाती हैं तो उनको फिर किस तरह ट्रीट किया जाता है? वो ज़्यादा मुश्किल नहीं? देखिए उसमें यह है कि हम सबसे इसके 3 मराहिल होते हैं इस बीमारी के। इन्फ्लेमेटरी फेज, जिसमें हड्डियों में सोजन आ जाती है, उस इन्फ्लेमेशन का दौरानिया 3 से 5 साल रह सकता है। इस दौरान हड्डी नरम हो जाती है और वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती है। जैसे कोई दीवार अगर कमज़ोर हो जाए तो वो गिरने के लायक हो जाती है। उस फेज़ में हम इनको विद कैल्शियम विटामिन डी और जल्दी तशखीस और उसके साथ फिर ब्रेसिस दे के टेढ़े होने से बचा सकते हैं। अच्छा, अगर लामहल्ला पेशेंट जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग अपनी सेहत पे कम तवज्जो देते हैं, तो वो अमूमन लेट प्रेजेंट करते हैं, जैसे जब तक टेढ़ापन आ चुका होता है। और वैसे भी लोग ज़्यादातर जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, वो जी पेन किलर देते हैं और आप घर चले जाएं। इसमें पेजेट्स डिजीज़ बहुत कोई कॉमन नहीं है, तो शायद ये कोई सीनियर लेवल पे बंदा तो इसको जल्दी पकड़ ले। आम जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं उनके लेवल पे हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों में थोड़ी सेंसिटाइजेशन आ जाएगी। तो अगर जल्दी तशखीस हो जाए तो हम इसमें ब्रेस दे सकते हैं। अच्छा। और बिसफॉस्फोनेट्स मेडिसिन हैं जो को आपका एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन डिस्क्राइब कर सकता है, जिससे इसका अटैक और शिद्दत कम हो जाती है। अगर ये स्टेज गुजार ले तो फिर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन आ जाती है सर्जरी, और उसमें फिर सर्जरी के ज़रिए हम इनकी करेक्टिव ऑस्टियोटमीज़ होती हैं। इसके अलावा उनके साथ हम एक फिक्सेटर लगाते हैं एलिजरॉफ, उसको बहुत ज़्यादा फिर हमें बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ती, तो उनको हम फिर ग्रेजुअल करेक्शन कहते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस या करेक्टिव ऑस्टियोटमीज़ करके हम हड्डियों को सीधा कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन जो फर्स्ट उसका पार्ट होता है, ये पहला मरहला होता है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी हड्डियों में। बहुत सारे लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसको यूरिक एसिड के साथ भी रिलेट करते हों? क्योंकि यूरिक एसिड में भी कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी हड्डियों जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाती है, जोड़ खास तौर पर आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यूरिक एसिड पेजेंट्स में फ़र्क ये है कि यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, यानी वो आपके जॉइंट्स को अटैक करता है। जी। और उसके बाद अटैक करता है आपकी किडनीज को,
और जिल्द के नीचे इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जिसे टोफाई कहते हैं गाउट के अंदर, यानी जिसको मीठा गेंठिया भी कहते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड की वजह से आपके अंदर जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, जनरली बोन्स में इफेक्ट नहीं आता इसका। अच्छा, वो जॉइंट्स में आता है। हाँ, लेकिन पेजेट्स में आपका बोन्स के अंदर इफेक्ट आता है, जिससे वो टेढ़ी हो जाती हैं। आर्थराइटिस का एलिमेंट इसमें नहीं होता। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं पेजेट के, कितने रेयर हैं और कितने अभी तक आए? ये बहुत चैलेंजिंग केसेस होते अच्छा। हैं, यानी कि हम इनको अक्सर तशखीस कर ही नहीं पाते अवाइल उम्री में या शुरू में। तो ये ज़्यादातर जो टेढ़ेपन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और अमूमन ऐसी एज होती है जैसे 30 से 40 के दौरान की उम्र, और ख़ास तौर पे अगर फीमेल्स हैं तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में कॉस्मेसिस बहुत मैटर करती है, तो उनको फिर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज की सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें कैल्शियम विटामिन डी देते हुए, अर्ली तशखीस पे जोर देते हुए, और बिसफॉस्फोनेट्स एक मेडिसिन हैं, अच्छा, जिनको दे के इनको काफ़ी इसकी रफ्तार को, अटैक को कम किया जा सकता है। अच्छा, कम किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, कैल्शियम कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, सेहत के लिए, या हमारी हड्डियों के लिए? कैल्शियम के अगर आप करें तो 8 से 10 बॉडी में फंक्शंस हैं, जिसमें अच्छा। दिल के धड़कने से लेके स्किन के ग्लो करने तक, अच्छा, नाखूनों की हेल्थ से लेके दांतों की नशोनुमा तक, हर जगह कैल्शियम का रोल हमें है। तो लगता है सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही है कैल्शियम। कैल्शियम की तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। अच्छा। कैल्शियम आपकी हार्ट बीट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्किन ग्लो, आपके नेल्स, आपके हेयर के लिए, और ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। ओके। लेकिन मज़े की बात यह है कि बॉडी कभी भी कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका बोन्स के अंदर 99% कैल्शियम रिजर्व पड़ा है। अच्छा, अगर हम कमज़ोरी का या कमी का शिकार होते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की वजह विटामिन डी हमारी कैल्शियम के मिकदार को जिस्म में पूरा रखती है। अच्छा। बॉडी कैल्शियम को लो नहीं होने देती, वरना हमें क्रैम्प्स या टेटनी पड़ना शुरू हुई थी, जिसमें मसल्स में ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है। जी, हमारी हार्ट बीट, हमारा बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, और हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा जो कैल्शियम चाहिए हमारे ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए, हमारे जो नर्व्स या असाब काम करते हैं, जो ब्रेन से अहकामात आते हैं, उनमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। सो कैल्शियम के तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। अब कैल्शियम बॉडी के अंदर जितना अहम है, बॉडी इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। ओके। बॉडी क्या करती है, जब भी कैल्शियम आप नहीं लेंगे तो वो आपके बोन से निकालेगी, तो फिर इवेंचुअली फिर आपका बोन बैंक जो है ना खाली हो जाएगा। कैल्शियम की मिकदार अमूमन कम हो सकती है, लेकिन बॉडी इसको कम नहीं होने देती है। आपके इंटेक से ये होगा कि वो हड्डियों से नहीं लेगी, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप सिर्फ विटामिन डी बेहतर रखें, अच्छा। कैल्शियम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। हाँ, कैल्शियम उन लोगों में एडिशनल दें जो खा पी नहीं सकते, जैसे एनजी ट्यूब है, वो लोग हैं जिनको मैदे या पित्ते की कोई बीमारी है, जिनकी किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कैल्शियम का मामला जो है ना वो ख़राब होता है, उसमें आप एडिशनल कैल्शियम ज़रूर दें। और या कोई बहुत ही बच्चे हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी दूध के पास नहीं गए, फ़िश नहीं खाई, बड़े वेजिटेरियन टाइप लोग हैं, उनमें आपकी कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, कॉमनली लकीली कैल्शियम का भी वही सोर्स है जो विटामिन डी का है। अच्छा, यानी फिश में इसे कैल्शियम मिलेगी, फिश में ही आपको विटामिन डी मिलेगी। कैल्शियम की प्योर सोर्स में आइसक्रीम है, योगर्ट है, बहुत अच्छा सोर्स। मैं बच्चों में अमूमन जो बच्चे आते हैं, जो माएँ लेके आती हैं, ये तो आपने हमें डिफरेंट एक बताइए। आइसक्रीम इज अ वेरी गुड सोर्स। अगर वो उसका मिल्क प्योर सोर्स है ना, तो आपको इतना अच्छा सोर्स है, और बच्चों में तो दे लव इट। तो आप बच्चों को कंपेल कर सकती हैं थोड़ा टेम्परेचर रेगुलेट करके, खास तौर पे फेवरेबल सीजन में बच्चों को कैल्शियम आपको अगर देना है तो आप उनको आइसक्रीम दें। अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही आइसक्रीम, और हर माँ ही अब आइसक्रीम खिलाएगी, अब कोई भी नहीं रोकेगा आइसक्रीम से बच्चों की एज पे उसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा, वो बस जरा गले का खराब हो, बहुत ज्यादा बहुत ठंडी ना हो चीज जिसमें आपके गले की खराबी, उसको दे सकते हैं। लेकिन क्या हमें रोजाना ही कैल्शियम की इंटेक भी करना लाजमी है? हमें जरूरत पड़ती है? हमें अगर फूड, पहली बात है कि आपकी घर से जरूरत चीज पूरी हो रही है तो आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं। अगर आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी हो रही है तो आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सही। लेकिन जनरली मैं लोगों से कहता हूँ कि हम चूंकि इतने मेटिकुलस नहीं है बैलेंस डाइट के बारे में, तो आप एक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कैल्शियम की गोली लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये जो पानी में हल होने वाली गोली है ना, वो कोई इसका फ़ायदा नहीं। 3 किस्म का कैल्शियम होता है। एक है रॉक कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके। उसके बाद है एनिमल कैल्शियम,
ठीक है ना, हम अमूमन जानवरों से लेते हैं। और फिर अब आ गया एलजी कैल्शियम। एलजी से लिया जाता है और दैट इज द बेस्ट सोर्स। एलजी मीन ये एलजी हमारा प्रोटोजोआ, जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ थी ना, वो एलजी थे, जो पानी में ये काई नहीं आ जाती, इसको एलजी कहते हैं। उनसे कैल्शियम लिया जाता है। तो एनिमल सोर्स में फिश से कैल्शियम लिया जाता है। सबसे टॉप पे एलजी कैल्शियम है, दूसरे नंबर पे एनिमल कैल्शियम है, और तीसरे नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज रॉक कैल्शियम। रॉक कैल्शियम का नुकसान ये है कि ये स्टोन्स बनाता है, इट हैज़ ए टेंडेंसी। तो हमारे यहाँ लोगों में बड़ी टेंडेंसी है, पानी में गोली डाली और गटागट पी रहे, वो उनका फ्लेवर भी ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वो नहीं पीनी चाहिए, वो कार्बोनेट वाली नहीं पीनी चाहिए। अब एलजी कैल्शियम भी वाटर डिसॉल्वेबल आ गया है, तो आपको एलजी कैल्शियम लेके आप इजीली मिल जाता है, और उसके अंदर स्टोन्स भी नहीं होते बॉडी के अंदर। अच्छा, मतलब जो हम लोग आराम से वो पीते हैं पानी में डाल के, वो तो हमारे जिस्म में स्टोन कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। ओके, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एलजी कैल्शियम के ऊपर जाए, यहाँ पे एनिमल कैल्शियम के उसके ऊपर जा सकते हैं वो, और उसका सोर्स सिर्फ फिश है। फिश बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो आप फिश खा सकते हैं। और आइसक्रीम, जैसे मैंने कहा, आइसक्रीम भी आपका कैल्शियम का इतना अच्छा सोर्स है। आइसक्रीम खाएं, बड़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, सबकी मौजी हो जाएगी। आइसक्रीम वालों की भी हो जाएगी, आइसक्रीम वालों की भी मौजी हो जाएंगी, उनकी आइसक्रीम धड़ाधड़ बिकेगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन विटामिन डी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मौसम है सर्दियों का, इसमें हम लोग धूप में नहीं बैठ रहे, विटामिन डी का कोई और सोर्स भी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें जो आजकल के दौर के मुनासिब से है, एक तो मैंने फिश बता दिया जी, दूसरा ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा सोर्स। ड्राई फ्रूट से भी विटामिन डी मिलता है हमें, मिलता है आपको, और खजूर एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके अलावा आपकी कलेजी, यानी कि जो हम अगर मीट में खा सकते हैं, अंडा, उसमें मुनासिब कैल्शियम होता है। इसके अलावा आपकी जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी आपके विटामिन डी होते हैं। तो आप इन चीज़ों से ले, सनलाइट अगर नहीं है तो आप उसके अलावा जो एक्सटर्नल विटामिन डी है, वो जो एक कैप्सूल्स मिलते हैं, या वो जो एक वो मिलता है, इंजेक्शन भी है जिसको तोड़ के पिया जाता है। ये ड्रॉप्स में भी मिलता है, बच्चों के लिए। आप कैल्शियम है वो कैप्सूल है, वो आप वंस ए मंथ भी ले सकते हैं। एक फिर मुख्तलिफ डोजेजेस हैं। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली चाहिए होते हैं। ओके। और प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं में ये डबल हो जाती है, ग्रोइंग एज में डबल हो जाती है, ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर आप डाइट से नहीं ले रहे तो आप एक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वाला कैप्सूल महीने में एक दफ़ा ले लें। अच्छा, खूबसूरती ये है कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती। अच्छा, आपको इसकी ये क्योंकि ये लिवर में स्टोर हो जाती है, और ये 4 से 5 साल तक आपके काम आ सकती है। Really? यस, wow. जैसे आप कोई चीज़ घर में स्टोर कर लेते हैं कि अगर ये बाजार से नहीं मिलेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, तो विटामिन डी कंटिन्यूस लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल कोई इसकी टॉक्सिसिटी आती है, और वो भी कोई बहुत डेंजरस नहीं होती। ठीक है। और कैल्शियम की टॉक्सिसिटी, कैल्शियम तो बॉडी ने रेगुलेट करना होता है, जस्ट लाइक आपकी वोल्टेज होती है। आपका स्टेबलाइजर सिस्टम आपकी वोल्टेज को ऊपर नीचे नहीं जाने देता, सर्किट ब्रेकर आ जाते हैं। तो बॉडी में कैल्शियम क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी, हार्ट बीट से लेके नर्व्स के फंक्शन करने तक, तो ना बॉडी हाई कैल्शियम अफोर्ड कर सकती है, ना लो कर सकती है। तो उसका रेगुलेटरी सिस्टम है। हाँ, अगर जब वो फेल होता है तो फिर अलामात आती हैं जो मैंने बयान कर दी। कैल्शियम उमूमन हमारे जिस्म में कम नहीं होता, बोन से आ जाता है, लेकिन अगर हम विटामिन डी साथ रखें तो कैल्शियम वाला मामला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है। विटामिन डी की कमी की सूरत में जब कैल्शियम हड्डियों से निकाला जाएगा तो फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और फिर वही जो दर्दें भी हो रही हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। अच्छा, ये इस मौसम में अपनी जो है हड्डियों का ख़ास तौर पर, जिनको अगर जोड़ों का दर्द है, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको घुटनों का दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो क्या करें? वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं, या वो क्या कर सकती हैं घर पर रह? देखिए, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से एक लोगों में मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप बजाय गैस और हुकूमत को कोसने के आप गर्म कपड़े पहने। ठीक है, बॉडी जितनी वार्म रहेगी, ओके, वार्म या हॉट जो लिक्विड्स हैं वो इस्तेमाल करें। कावा, कॉफ़ी, चाय, जितनी आपके मैदा इजाज़त दे। उसके अलावा आप इसमें सूप का इस्तेमाल बढ़ाएं। आप खुद को थोड़ा सा मसाज करें शाम को, रात को जब सोते रहें, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है। हो सके तो गर्म पानी या दिन के उस हिस्से में नहाएं जब आपका टेम्परेचर अफोर्डेबल हो। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और उसके अलावा आप पीनट्स के इस्तेमाल से अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से, एक खजूर बहुत अच्छी है बॉडी की, डेली खा लें। आपकी इन जो आजकल के सर्दी के मसाइल हैं बहुत हद तक उससे बेहतर हो जाएंगे।
दूसरा और क्या कहना और चाह रहे इसमें आपको अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जिस्म की दर्दों में फ़ायदा देता है। हैं? अच्छा, और आपको पहले बनती करती थी अलसी की पिन्नियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी, बचपन बिल्कुल में खाया करते थे, अब तो कोई बनाते ही नहीं है। बिल्कुल। अंजीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और हमारी तो दीनी इसमें अफादियत भी है और सुन्नत के हवाले से भी, नबी पाक के हवाले से। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ले आएँ तो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है। मतलब सिर्फ आप जो एक खालिस और वो जो पहले ज़माने में जो डाइट चलती थी वही खाना शुरू कर दें तो इन तमाम तर चीज़ों से हम बच सकते हैं। बच सकते हैं। आराम से हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का जो हमारी हड्डियों पे मुहित है, उसको आप अच्छे तरीके से मजबूत, जितना हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर मजबूत होगा ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान गुजरेगी, सुकून वाली गुजरेगी। और डॉक्टर साहब, जिन जिन नौजवानों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो पेन निकल आती है हड्डियों की, मतलब कमर में दर्द हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यूज़ और एब्यूज़ के दरमियान बैलेंस रखना होगा। यूज़ एंड एब्यूज़ के दरमियान हम यूज़ करते हुए बॉडी को एब्यूज़ करते हैं। मसलन बहुत अकड़ू बैठते हैं लोग, सेक्रेटरी सिंड्रोम। ये जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मेरा सही है पोस्चर या नहीं? आपका तो जैसे ये है हमारा नॉर्मल इंक्लाइन पोस्चर, आम बंदे का घर में होता है। दिस इज रॉन्ग। इसमें आपका बॉडी कर्व, और ये है आपका कर्व जिस तरह मैं और आप बैठे हैं कि वी आर इंक्लाइनिंग बैकवर्ड, तो बॉडी के कर्व्स हैं उनको मेंटेन रखना है। अच्छा, ये भी है जितनी जिसकी टॉलरेंस होगी ना, उतना ही वो इफेक्टिवली स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकेगा। तो मैं ये कहूँगा कि हमें प्रमोट करना चाहिए यंग बच्चों में कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई एक्टिविटी। और कुछ नहीं है तो वो कोई भी एक्सरसाइजेज का घर में कर लें, इंडोर एक्सरसाइजेज कर लें। इससे आपका मसल स्टेमिना, मसल बल्क और उनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमने काफ़ी चीज़ों के हवाले से बात कर ली है, तमाम तर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी और उस पर हमने बात की हड्डियों के हवाले से। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि निगरान पंजाब हुकूमत ने 1 साल की अपनी मुद्दत पूरी कर ली है और लाहौर में कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जबकि कई अपनी तकमील के करीब भी हैं। उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार से परवेज़ इलाही की हुकूमत तक किसी एक साल में इतने मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके जितने जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक अपनी तकमील को पहुंचे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी मुकम्मल हुए हैं, जबकि 5 अभी भी अधूरे हैं। मुतअद्दिद मरतबा ताख़ीर का शिकार होने वाले लाहौर ब्रिज मंसूबे को 31 मई 2023 को मुकम्मल किया गया। समनाबाद अंडरपास को रवा साल में ही शुरू करके रवा साल में मुकम्मल किया गया। अचीवमेंट है भाई। शादरा के मकाम पर ट्रैफिक रवानी बेहतर होने के हवाले से फ्लाईओवर्स को 7.5 महीने में मुकम्मल किया गया। फिर आ जाता है अकबर चौक फ्लाईओवर, वो भी कम वक्त में मुकम्मल हुआ जनाब। फिर आ जाता है कैवलरी अंडरपास, जिसने हमें बड़ा तंग किया था, वो भी बर वक्त तौर पर जो मुकम्मल हुआ। डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर, वो भी मंसूबा कम वक्त में मुकम्मल हुआ। ये वो काम थे जो सबकी आंखों के सामने है, यानी नजर आने वाले काम है। कुछ ऐसे काम भी हैं जो अधूरे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर भी उनको भी हाईलाइट करना बनता है। दूसरा, लाहौर के पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं और शजरकारी मुहिम के मुतालिक क्या कोई इकदाम हुए हैं। वासा ने गुज़श्ता 1 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है, क्या आवाम को इनके घरों की दहलीज पर साफ पानी मैसर हुआ है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ नए काम किए गए हैं, ये नहीं किए गए हैं, इस पर भी नज़र दौड़ानी है। आज हमने इस पर भी डिटेल में बात करनी है। ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, 1 साल की कारकर्दगी निगरान पंजाब हुकूमत ने 1 साल बड़ा जल्दी मुकम्मल कर लिया है और काफ़ी मंसूबे थे जो मुकम्मल हुए, जो काफ़ी देर पुराने कह लें कि चलते आ रहे थे, डिले होते जा रहे थे और वो मुकम्मल हुए। जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके अलावा जो फ्लाईओवर बनना था, अंडरपास बनना था, वो भी था। तो किस तरह की कारकर्दगी रही, पहले तो उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस दें आप, 1 साल की कारकर्दगी। देखें मुनीबा, मैं समझता हूँ कि जिसका जो क्रेडिट है उसको वो क्रेडिट देना चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद करनी चाहिए।
हमेशा कंस्ट्रक्टिव जो ये क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए ताकि इस मुल्क में, इस शहर में बेहतरी आ सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि निगरान पंजाब हुकूमत का ये जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक जो साल था ये तरक्याती कामों का साल था। पुलिस रिफॉर्म्स का साल था, हेल्थ सेक्टर का साल था, हस्पतालों की अपग्रेडेशन का साल था। और इसमें भी कोई मुबालगा राय नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक साल के दौरान शहर लाहौर में ख़ास तौर पे जितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, अगर गुज़िश्ता एक दहाई पर नज़र दौड़ाई जाए तो पंजाब असम्बली के ऐवान ने बड़ी हुकूमतें देखी, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठे, बड़े वुज़रा आए, लेकिन किसी भी एक साल को इस निगरान हुकूमत के साल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और उनकी टीम को आज एक साल मुकम्मल होने पे और ये मेगा प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने पे मुबारकबाद भी देनी चाहिए। उसमें उनकी टीम ने, हमने कल भी दी है, हमने आज भी दी। जो उनका क्रेडिट है वो उनको मिलना चाहिए। उनमें वज़ीर आला के साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान साथ साथ थे। लाहौर के तरक्याती कामों में आपको कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा नजर आए, DC लाहौर नजर आए। इसके अलावा CBD ने जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए उनके CEO इमरान अमीन नजर आए, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन नजर आए। मतलब इन सब लोगों ने काम किया और ये प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सारे आपने बता दिए। इस चीज़ का क्रेडिट उनको दे दिया। लेकिन अब कई सवाल पैदा होते हैं कि 8 महीने का बजट था, क्या 8 महीने के बजट में आपने अगले सालों के पैसे भी हैं वो भी सारे के सारे खर्च कर दिए? क्या ये जो मंसूबे आपने शुरू किए ये मास्टर प्लान में वज़ा थे कि हाँ इस जगह पे प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी? क्या इन प्रोजेक्ट्स को जो मंजूर किया गया वो स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक मुकम्मल हो गए, जिस तरह डिज़ाइन दिया गया था कि हाँ ये प्रोजेक्ट इसी तरह मिनोअन मुकम्मल होगा? क्या वो उस तरह मुकम्मल हो गया? तो इसके ऊपर एक्यूरेसी नहीं देखने में मिलती, इसके ऊपर अभी तक 100% काम नहीं हुआ। जितने प्रोजेक्ट्स आपने अभी बताए हैं, लाइक समनाबाद अंडरपास का प्रोजेक्ट है, शादरा फ्लाईओवर से डिले होता आ रहा शादरा फ्लाईओवर से शुरू कर लेते हैं लाहौर के एक कोने से कि शादरा फ्लाईओवर पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल कर दिया। उस पर हमने आपको दाद भी दी और आपकी हौसला अफजाई भी की कि बहुत अच्छा काम किया। तो क्या शादरा प्रोजेक्ट के साथ जो सड़कें कनेक्टिंग है जो कि उस मंसूबे में शामिल थी, क्या आज आपने अभी तक वो मुकम्मल की? तो उसका जवाब है नहीं। वो सड़कें अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई। फ्लाईओवर बना है उसके साथ मुंसलिक, मतलब उसके साथ अभी भी सड़कों पे तामीराती काम जारी है। जिस तरह उस मेगा प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होना चाहिए था, अभी तक आवाम उस तरह मुस्तफीद नहीं हो सकी। अब फिर उसमें जो डिज़ाइन था उसमें तब्दीली की गई। एक उसकी सड़क फ्लाईओवर की शेखुपुरा रोड की तरफ देनी थी, उसको डिज़ाइन में से निकाल दिया गया। उनके लिए अभी तक कोई ऑल्टरनेट नहीं बनाया जा सका, तो उसका ऑल्टरनेट भी सोचना था। फिर उससे पहले जो रावी ब्रिज है उसकी तोसी का मंसूबा भी इन्होंने शुरू किया। प्लान यही था कि शादरा प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको भी शुरू करके मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसे ही शादरा प्रोजेक्ट को खोला जाएगा उसके साथ ये भी मुकम्मल हो जाएगा। वो अभी तक इनफैक्ट उसका जो तामीराती काम है सिर्फ 20 to 25% है। उसके ऊपर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है और ये मेहनत कर भी रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ उनकी निशानदेही उस तरफ दिला रहे हैं कि इस वक्त वो मेन प्रोजेक्ट है। अगर शादरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, आपने तमाम सड़कें मुकम्मल कर दी, अगर दरमियान में जो रावी ब्रिज है जिसने उन दोनों को मुंसलिक करना है, अगर वही ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके उन प्रोजेक्ट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ जी। इसी तरह अकबर चौक फ्लाईओवर, अकबर चौक मंसूबे के ऊपर ये पंजाब गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल किया। उसके साथ जो कॉलेज रोड है उसको भी मुकम्मल कर दिया, जो दीगर कनेक्टिंग रोड्स है उसको भी मुकम्मल कर दिया, अकबर चौक फ्लाईओवर भी मुकम्मल कर दिया। खा वो प्रोजेक्ट 1.25 अरब रुपए से 5.5 अरब रुपए पे चला गया, लेकिन आपने मुकम्मल कर दिया। फिर भी आप 5.25 करोड़ नहीं, 5.25 अरब ओफ अल्लाह। और वो बार बार उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी तो आ रही थी ना। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई। फिर हाई कोर्ट ने कहा था कि अकबर चौक फ्लाईओवर इसलिए हम आपको शुरू नहीं करने देंगे कि यहाँ पे दरख्त
काटने पड़ेंगे। तो अभी इसका लेकिन वो भी काटे गए, अभी इसका भी कोई हिसाब अल्टरनेट होना हमें है। नजर तो आया नहीं। हाँ, अभी इसका हिसाब होना है कि वो जो आपने दरख्त काटे उसका ऑल्टरनेट कहाँ पे लगा। इसी तरह बेदिया अंडरपास मुकम्मल हो गया, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ जो सड़कें हैं वो अभी तक अधूरी हैं, उसको भी मुकम्मल अच्छा, नहीं, जो करें। कैवलरी वाला अंडरपास बना है ना, उसके साथ जो कनेक्टिंग सड़कें ना वो मुकम्मल हो गई हैं। बिल्कुल शुक्र है। कैवलरी अंडरपास जिसको खालिद भट्ट चौक अंडरपास के नाम से जाना जाता है वो भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आगे घोड़ा चौक फ्लाईओवर है, हाँ, जिसको कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से मंसूब किया गया, वो भी फ्लाईओवर मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसे ही आप कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं आगे वॉल्टन रोड शुरू हो जाती है, तो वो आपको पता है वो अभी तक नहीं हुई है। वो अभी वैसे की वैसी हाँ, ही वो है। हम आपको नाम ही बताएं तो वो आपको पता है कि वो आपने मुकम्मल नहीं की। खैर, उसके लिए फेज वाइज कर रहे हैं ना, पहले उन्होंने कैवलरी किया, फिर उन्होंने डिफेंस किया, वो वॉल्टन की तरफ जाएंगे। इस वक्त अभी लास्ट वीक में निगरान वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे वॉल्टन रोड पे चील चौक है, उसका भी उन्होंने संगे बुनियाद रख दी है। अब जो प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रख रहे हैं, मेरी ऐसी फीलिंग है कि ये इनके दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। जो आइंदा हुकूमत आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से तमाम तो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्होंने 31 जनवरी का दिया हुआ है ना डेडलाइन। हाँ, लेकिन देखें, मैं समझता हूँ इसमें मुनीबा के कुछ डेडलाइंस है वो अनरियलिस्टिक डेडलाइन है। ये जो सिविल वर्क है ना, ये सिविल वर्क ऐसा नहीं है कि आपने जो घर का लेंटर है वो एक दिन में मुकम्मल कर देना, उसके वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये 31 जनवरी की डेडलाइन तक किसी सूरत मीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ओवरऑल अभी तक जो प्रोग्रेस है वो 47-48% है। इसी तरह चील चौक का अभी तो आपने संगे बुनियाद रखा है, तो ऐसी तो कोई मशीनरी नहीं आई कि आप 7-8 दिनों में 10 दिनों में उसको मुकम्मल कर दें। बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो। तो ओवरऑल अगर इस पूरे साल में देखा जाए तो ये साल अंडरपासेस का साल था, फ्लाईओवर्स का साल था, सड़कों का साल था, लेकिन साफ पानी की फराहमी का ये साल नहीं था। वही ना, वासा ने जो देखें साफ पानी नहीं मिला हमें, जो ट्रांसपोर्ट का मसला था वो वैसे ही बरकरार है, ग्रीनरी नहीं है हमारी, जितनी ग्रीनरी थी वो तो उखाड़ दी गई, जो है ना वो तमाम तर कंक्रीट सिटी बन गया ना इनफैक्ट। हाँ, फिर मामला हल कहाँ हुआ? तमाम तर वो बुनियादी मुश्किलात तो वहीं की वहीं हैं। देखें जी, इस बिल्कुल आप ठीक निशानदेही कर रही हैं। इस साल के दौरान पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा स्वेयर जो ये स्मोक का अटैक था उसका सामना करना पड़ा। उसके ऊपर निगरान हुकूमत की तरफ से मसनूई बारिश भी बरसाई गई और बड़े इकदाम भी लिए गए, लेकिन जो जहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कि फॉर इंस्टेंस आपने शहर लाहौर में 25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ये किए सिर्फ एक साल के दौरान, तो उसका जो 1% आपने खर्च करना था हॉर्टिकल्चर के ऊपर, वो बदकिस्मती से आपने खर्च नहीं किया। वो अगर 25 करोड़ रुपया आप हॉर्टिकल्चर के ऊपर लगा देते और लाहौर शहर में 10 लाख तनावर दरख्त मजीद लग जाते, ये स्मोक के प्रॉब्लम भी हल होते, फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आती और लोगों को अच्छा माहौल भी मुयसर आता। लेकिन हॉर्टिकल्चर की तरफ कोई खातर खा तवज्जो नहीं दी गई। इस पूरे साल में सिर्फ गुलबर्ग के मुकाम पे एक नर्सरी बना दी गई, वो एक छोटी सी नर्सरी है, वो भी इतनी कोई बड़ी नर्सरी नहीं है। तो वो पूरे लाहौर की नीड तो पूरी नहीं कर सकती। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिस तरह आप बार बार निशानदेही कर रही हैं कि जनवरी 2023 में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया कि हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आएंगे। अच्छा, जैन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो कि शहबाज दौरे हुकूमत ने बनाने थे वो डिले होते होते उस्मान बुज़दार का हुकूमत भी गई, फिर हमजा शहबाज की भी आई, परवेज़ इलाही की भी आई, अब निगरान गवर्नमेंट में पूरे हुए हैं, अभी भी 5 अधूरे हैं, वो कब होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से कोशिश तो पूरी की गई कि हम इन तमाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल कर लें, लेकिन जो पंजाब हुकूमत का ख़जाना था और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थी, यहाँ पे भी देखा जाए तो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे हुकूमत कुछ और कह रही थी लेकिन उनके एक्शंस कुछ और डिसाइड कर रहे थे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे निगरान पंजाब हुकूमत ने तख्तियाँ लगाई हैं वो हम सारे के सारे मुकम्मल कर दें, और जो साबिक दौर के प्रोजेक्ट्स थे
उनको बस लाई चलाई चलाते रहे। यही वजह है कि लाहौर के जो 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस थे उनमें से 4 मुकम्मल हुए, वो भी कुफर टूटा खुदा खुदा करके, कि बार बार मीडिया की तरफ से इस मामले को हाईलाइट किया गया और हर मीटिंग में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का एजेंडा है वो पेश किया गया। तो फिर उसके बाद ये 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मुकम्मल हुए। और अब जो बाकी 5 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं वो इस दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके लिए बहुत फंड्स दरकार हैं। और अब गवर्नमेंट के लिए ये फैसला लेना मुश्किल है कि उन प्रोजेक्ट्स के वो फंड जारी करे जिनकी तख्तियाँ इन्होंने लगाई हैं, या उन प्रोजेक्ट्स के फंड्स जारी करे जिनकी तख्तियाँ साबिक हुकूमत लगा के चली गई है। इस गवर्नमेंट ने साबिक हुकूमत का ये 50% काम मुकम्मल किया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का। एक मोरिया पुल जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से अधूरा चलता आ रहा था उसको मुकम्मल किया। समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल। इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स, नहीं तो तख्तियां इस दौरे हुकूमत के उसकी लगी हैं या पिछले वाले की? मिक्स करके लग गई, संगे बुनियाद की ओर लग गई, इफ्तिताह की ओर लग गई। हाँ, लेकिन तख्तियां हर सूरत में ओबलाइज हो गई हैं। आप लाहौर में किसी भी सड़क पे चले जाएं, आपको निगरान वज़ीर आला पंजाब की तख्ती लाजमी नजर आ जाएगी। हाँ, वो चाहे उन्होंने एक यू टर्न बना के वहाँ पे तख्ती लगा दी हो या उन्होंने अंडरपास बना के तख्ती लगा दी हो, तख्ती उन्होंने लाजमी लगा दी है। ये तो जिस तरह आगाज़ में बोला मैंने आपको कि ये तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का साल था और बड़ा ताबनाक साल था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, लेकिन अब इसकी डार्क साइड भी देख लें कि इस गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर दिया। जिस तरह आप पहले बता रही थी कि वाटर एंड सैनिटेशन को इग्नोर कर दिया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इग्नोर कर दिया, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा जहाँ पे सड़कें बनाई गई वहाँ पे उन सड़कों पे ट्रैफिक साइनेज वो लगाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जो नए यू टर्न्स या अंडर पासेस बना दिए हैं लोगों को पता तो चले कि हमने जाना कहाँ पे है। तो वो साइनेज जो सड़कों पे लगनी है जो कि ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस पैदा करेगी, उसको भी इग्नोर किया गया। इस पूरे साल में जनवरी 2023, जनवरी 2024 वासा को किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसे नहीं जारी हुए। और जो इस हुकूमत ने 2 दफ़ा बजट पेश करके 1 जून से अक्टूबर और उसके बाद अक्टूबर से 2024-21 ये वाटर सप्लाई की स्कीमें दी, किसी भी जगह पे कोई काम नहीं हुआ। शहर लाहौर में कोई नया ट्यूबवेल नहीं लगा, कोई नया फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा। इनफैक्ट जो पहले से बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको भी फाल नहीं किया गया। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ ना हो सका। कारकर्दगी जीरो ही रही। हाँ, ये वासा हमेशा की तरह इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर को मुकम्मल इग्नोर कर दिया गया तो ये गलत ये ना भी हो गया। अच्छा, पीएचए ने क्या कोई नए पार्क्स, कोई नई ग्रीन बेल्ट्स या उस हवाले से कोई काम किया कि नहीं किया? 2018 से जब बुज़दार साहब की हुकूमत आई तो 2022 तक जो इस ऐवान ने 3 हुकूमतें देखी, एक नया पार्क बना था उस एरा में, वो भी शादरा के मुकाम पे। अच्छा, जैसे ही ये निगरान पंजाब हुकूमत आई, इन्होंने इस एक पूरे साल में कोई नया पार्क नहीं बनाया और जो कोई पार्क नहीं बनाया। वो एक ही 5 साल में वो बना के गए। हाँ, वो जो 5 साल में पार्क बना वो भी इस निगरान दौरे इक़्तिदार में बंद हो गया। अच्छा, हाँ, वो अभी ज़ेरे तमीर था, उसके लिए भी अच्छा, वो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। मुकम्मल भी नहीं हो सका। क्या बात है। हॉर्टिकल्चर के लिए कोई खातर खा इकदाम नहीं किए। निगरान दौरे इक़्तिदार में लाहौर के ट्री कवर में इजाफे के लिए किसी मुकाम पे कोई मियावॉकी जंगल नहीं लग सका। अब लास्ट वीक में ये कमिश्नर ऑफिस ने और एक निजी कंपनी ने आपस में MOU साइन किया, जिसमें वो कहते हैं कि हम फ्यूचर में मियावॉकी जंगल लगाएंगे। इस साल में किसी तरह का साल में कोई पीएचए ने कोई कैंपेनिंग भी नहीं की। मुझे नहीं लगता प्लांट्स के हवाले से कोई कैंपेनिंग भी हुई। हाँ, अब लगे होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर कैंपेन की भी हो तो जो सतह ज़मीन पे पौधे लगे होते हैं ना, वो नज़र आ जाते हैं। आपका प्रोग्राम देखने वाले और ये पीएचए वाले ये समझते हैं कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कितने के पौधे लगे हैं। अगर पौधे लगे हैं तो उसका कुछ जियो टैग दे दें कि हमने इतने पौधे लगाए हैं। वही जो पुराने दरख्त हैं उन्हीं को दे देते हैं। वो हमने मेगा प्रोजेक्ट्स में कुछ उतार दिए, बाकी अभी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लाहौर का जो ट्री कवर है वो 0.1% के ऊपर है। और ये बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है। जो दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उसमें इतना ट्री कवर नहीं होता। हाँ। तो हम अभी भी 0.1% पे खड़े हैं। लास्ट पे मैं पूछना चाहूँगी, वो मेट्रो का जो प्रॉब्लम था वो हल हुआ या नहीं? अभी तक वो मेट्रो बस का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, बल्कि उसमें अहम पेशरफ्त ये आ गई
कि जो निजी कंपनी है जो कि मेट्रो बस को डीजल फराहम करती है, उन्होंने डीजल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये निजी कंपनी विडा सोल्यूशन की तरफ ये डेट है, ये तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, तो पहले 50 करोड़ रुपए की पेमेंट दें, फिर उसके बाद आपको डीजल की सप्लाई देंगी। तो मेट्रो बस, उनका जो अल्टीमेटम था वो वहीं पर मौजूद है और वो टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी एक तलवार लटक रही है कि मेट्रो बस बंद भी हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी कि कौन कौन से तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, कौन से अभी भी अधूरे हैं, वासा की कारकर्दगी, PHE की कारकर्दगी और हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, उस पर भी हमने नज़र दौड़ाई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ अपनी ज़ुबान के हवाले से बात कर लेते हैं, अपने कल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। उर्दू बोलने में शर्मिंदा क्यों हैं हम? हमारी कौमी और सरकारी ज़ुबान ज़वाल पजीर का शिकार क्यों है? अंग्रेज़ी बोलना फ़ख्र है, स्टेटस सिंबल है। किसी महफिल या मीटिंग में उर्दू बोलना कमतर ख्याल किया जा सकता है और ये पाकिस्तान की नई नस्ल में उभरने वाली एक सोच है जो उन्हें अपनी कौमी ज़ुबान को मुश्किल समझने पर उकसाती है। गुज़श्ता चंद अशरों से देखा जाए ना तो हमारी कौम में तनज़ली के जो आसार नमूदार हुए हैं, उर्दू से दूरी और अपनी ज़ुबान पर शर्मिंदगी भी इन आसार का एक हिस्सा है। उर्दू से इस दूरी में नई नस्ल से ज़्यादा हम कसूरवार हैं, क्योंकि जिन्होंने बच्चों को इब्तदा से ही अंग्रेज़ी सिखाने पर तो तवज्जो दी मगर उर्दू को नज़रअंदाज किया। उर्दू ज़ुबान हमारे निसाब का हिस्सा तो है मगर शायद हमारी तवज्जो से सबसे ज़्यादा उर्दू ज़ुबान ही महरूम है। वक्त के साथ साथ जहां गवर्नमेंट स्कूल्स में मसाइल इंतहाई दर्जे तक बढ़े हैं, वहीं हर गली मोहल्ले में खेलने वाले नाम निहाद इंग्लिश जो मीडियम स्कूल हैं उन्होंने अंग्रेज़ी का तो जो बुरा हाल किया है वो तो सो किया है, उर्दू का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया उन्होंने। और सिर्फ स्कूल को ही कसूरवार क्यों ठहराएं हम, बहसियत वालिदैन, सरपरस्त और ख़ानदान। हमने भी तो नई नस्ल में अंग्रेज़ी अल्फाज और बोल चाल को परवान चढ़ाने और उर्दू को पीछे रखने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया है। हम समझते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम मॉडर्न नज़र आएंगे, हम अगर इंग्लिश बोलेंगे, हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजेंगे तो शायद हम बाकी एक क्लास को मेंटेन कर सके, एक स्टेटस सिंबल को बना सके कि जनाब हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, देखिए जनाब इनको तो उर्दू आती नहीं है। हम ये प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती है, हमारा बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो क्या जिस तेजी के साथ हम अपनी उर्दू ज़ुबान को, कौमी ज़ुबान को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, पसे पुश डाल रहे हैं, क्या इससे हमारी अखलाकियात, हमारी जो बाकी चीज़ें, तहजीबें जो जुड़ी हुई हैं वो भी हम क्या पीछे छोड़ के आ रहे हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। क्या रिवाइवल ऑफ उर्दू हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद अहमद साहब मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ है और अक्सर आप उन्हें किताबों के हवाले से बात करते हुए भी सुनते हैं। एक पूरा हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हमें वो नई नई किताबों के हवाले से बताते हैं। तो हमारा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जनाब शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हम उर्दू ज़ुबान जो कौमी ज़ुबान है हमारी, जिसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की है, जंगें लड़ी हैं हमने इसके ऊपर और तब जाके हमें ये एक अलग सल्तनत, एक अलग ममलिकत हमें मिली और उर्दू ज़ुबान का जो है नफाज हुआ, उसको हमने कहीं पसे पुश डाल दिया है। हम मॉडर्न समझते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा और फ़ख्र करते हैं कि हमारा बच्चा उर्दू नहीं बोल सकता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुनीबा, आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं उसी से रिलेट करूँगा कि हमारे आइन में जब रियासत के बुनियादी खदोखाल वाजे किए गए 1973 में, तो उसमें ये कहा गया कि 25 साल 30 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान मुकम्मल तौर पे लागू कर दी जाएगी। अच्छा। सरकारी इदारों की ज़ुबान उर्दू होगी। सरकारी इदारों से मुराद जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी सेक्रेटरीट हैं, पंजाब के हों, सिंध के या जो सेंट्रल फेडरल सेक्रेटरीट, ये तमाम जो डायरेक्टिव्स हैं, जो सर्कुलर्स हैं, ये सारे उर्दू में हुआ करेंगे। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो ऑर्डर्स आया करेंगे, नोटिस आया करेंगे, सब उर्दू में हुआ करेंगे।
लेकिन चूंकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, तो ये भी अब देखें 1973 को गुजरे हुए 51 साल हो गए, तो उर्दू बजाय इसके कि हम उसको हर जगह पे लेके आते, हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है। बल्कि उन जगहों पे भी जहाँ उर्दू रस्मुल ख़त में, उर्दू स्क्रिप्ट में लफ्ज़ लिखे होते थे अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद वगैरह, वहाँ पे भी रोमन में आ गया है। क्योंकि ये मोबाइल की वजह से अब हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हम रोमन को प्रेफर करते हैं। और बल्कि ये भी तजावीज़ थी कि हम क्यों ना इस स्क्रिप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा। और हम जैसे तुर्की वालों ने किया कि अपना जो अपनी ज़ुबान का जो स्क्रिप्ट है वो वही रखा जो अंग्रेज़ी का जो रस्मुल ख़त है। तो ये भी तजावीज़ थी कि ये सब के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ईजी है। भारत ने ज़्यादातर ऐसे ही कर लिया, उनके बच्चे जो हैं वो फ्लुएंटली बहुत सारी ज़ुबानें बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर इसी पे करते हैं रोमन में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका मसला उनके साथ, हम बतौर मुसलमान, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो इस्लाम पहले है, उसके बाद जमहूरिया है, और उसके बाद हमारे मुल्क का नाम है। तो कुरान हकीम की जो रस्मुल ख़त है, कुरान हकीम का रस्मुल ख़त वही है जो उर्दू का है और जो फ़ारसी का है। तो हमें तो उर्दू कुरान के करीब और फिर फ़ारसी के करीब लेके जाती है। फ़ारसी में इतना अजीम सरमाया हमारे नसर का, नज़म का ख़ास तौर पे, कितने बड़े बड़े रूमी, सादी, हाफिज़, कहानी, यू नेम इट। इसी तरह अरबी के बेशुमार, सबसे बड़ी तो मिसाल कुरान हकीम है और उसके बाद बड़े, तो ये उर्दू का जो स्क्रिप्ट था हमें कितने बड़े ख़जाने के पास लेके जाता था। हमारे साथ तो मतलब गहरी साजिश हो गई है कि वो हमारा ख़जाना पीछे रह गया है और हमें एक धुंध में भेजा है कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। छोटी सी एग्जांपल, बड़ी टाइनी सी एग्जांपल है कि, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है कि अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही है कि हर साल जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अंदर कितने अल्फाज की इजाफा होता है, और उर्दू लुगत में मुझे नहीं लगता कि उसमें अल्फाज का इजाफा होता हो। अगर होता भी होगा तो लोगों को पता नहीं चलता होगा। जितना डिक्शनरी में एक वर्ड भी ऐड ऑन किया जाता है ना, तो लोगों को पता चलता है कि इस साल ये वाला वर्ड ऐड ऑन हुआ है। बिल्कुल बजा फरमाया। बल्कि मुझे आपकी बात से याद आया कि मुझे शौक चुराया कि क्यों ना अंग्रेज़ी सीखी जाए और अंग्रेज़ों से सीखी जाए। अच्छा, इत्तेफाक से उन दिनों यहाँ पाकिस्तान में गोरे ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर थे वो मौजूद थे। मैंने उनसे रब्ता किया और अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दी, और वो स्पोकन अंग्रेज़ी वही जो कि ब्रिटिश लहजा था और वो जो ब्रिटिश डिक्शन थी उसके मुताबिक सीखना शुरू कर दिया। और मैं उनका एक अच्छा स्टूडेंट था और मैं टॉप किया करता था उनकी क्लास में। तो उनकी एक बात मेरे दिल पे नक्श हो गई। उन्होंने कहा ज़ुबानें दो तरह की होती हैं, एक ओपन लैंग्वेज, एक क्लोज लैंग्वेज। ओपन लैंग्वेज वो होती है कि जो दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को अपने अंदर खुशामदीद कहती है, समो लेती है। जबकि क्लोज लैंग्वेज है वो जो जिसमें ये कैपेसिटी नहीं होती। उसने अंग्रेजी की मिसाल दी कि अंग्रेजी ओपन लैंग्वेज है। जैसे आपने फरमाया कि डिक्शनरी में नया जो लफ्ज़ है जिहाद, मसलन जब ये 9/11 हुआ उसके बाद बाकायदा तमाम अंग्रेजी जो डिक्शनरीज थी मुस्तनद, उनमें लफ्ज़ JIHAD के नाम से जिहाद जी अंग्रेजी लफ्ज़ के तौर पे आ गया। हालांकि इसका ओरिजिन तो अरबी है, जद्दोजहद से जिहाद है, तो उन्होंने शामिल कर लिया। तो अंग्रेज़ी उन्होंने ओपन रखी, लिहाजा आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में रशियन, लैटिन अमेरिकन, स्पेनिश, जो अमेरिकन जो लोकल है वो सब आपको मिलेंगे। उर्दू का यही हमें फ़ायदा है। उर्दू देखें, तकरीबन 2 अरब इंसान इसको समझते हैं। 2 अरब। आप एक उर्दू की फिल्म बनाएं, उसको चाहे हिंदी कह दें, तो अफगानिस्तान भी उसकी मार्केट है, श्रीलंका भी मार्केट है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान, भारत, ये सब है, और फिर UAE वगैरह, गल्फ, और जितने अब्रॉड रहते हैं वेस्ट में जो लोग, तो ये भी एक ओपन लैंग्वेज है। इसमें आप देखें उर्दू का तो लफ्ज़ी मतलब ही लश्कर है, और इसमें ये है बहुत सारी ज़ुबानों का लश्कर। महमूद गजनवी की फ़ौज में बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के लोग थे, तो वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल के जो एक नई ज़ुबान बना रहे थे, वो उर्दू ही बनी थी। तो ये है कि हमारी ज़ुबान जो है ना वो एक लश्करी ज़ुबान है। तो ये तो ओपन है, ओपन ज़ुबान है, और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें तमाम देखें, मैं एक दफ़ा ना गुजरांवाला शहर से पसरूर की तरफ जा रहा था, मेरे दिल में शरारत सूझी। एक बाबा जी दाखिल हुए वैन में, तो मैंने कहा बाबा जी ये तुहाडे वास्ते मैं नशिस्त रखी, तो आ जाओ। कहता पुत्र मेरे अंग्रेज़ी ना बोल, उर्दू बोल। तो मैंने कहा कि ये नशिस्त जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। तो उसके ख्याल में नशिस्त अंग्रेजी का लफ्ज़ था, सीट उर्दू का लफ्ज़ था। अच्छा, अब देखे ना, सीट, बस, कंडक्टर, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। ये सब तो उर्दू जुबान की ये खूबसूरती है कि इसने इन तमाम अल्फाज को समो लिया। हमें तो फख्र करना चाहिए। हमें इस बात पे बिल्कुल बेमत, TV है, रेडियो है, ये सब अल्फाज कहाँ से आए हैं, और इनका उर्दू को ज़रूरी नहीं है कि आप आलाते सोतल मुकब्बर करें। लाउड स्पीकर इज लाउड स्पीकर इन उर्दू। तो ये बात है कि उर्दू जुबान पे फख्र करना चाहिए। इतनी जुबान, इसमें इतनी जो
जो है इतने लोगों ने जान मारी है, जैसे आपने लेकिन फरमाया। क्यों हम लोग नहीं फख्र करते हैं? हम शर्मिंदगी हमें महसूस होती है कि हम किसी के सामने, हम किसी महफिल में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, तो हमने अंग्रेज़ी ही बोलनी है, हमारे बच्चे भी, आने वाले बच्चे वो भी अंग्रेज़ी बोले, उर्दू ना बोले। मतलब अगर बाकी ममालिक का तकाबली जायज़ा किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो चाइना वो नहीं बोलता कोई और लैंग्वेज, वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज सीखे, हमारे साथ हमारी लैंग्वेज में बात करें, नहीं तो एक जो है मीडियम रखें दरमियान में। जर्मनी आप देख लें, वो लोग नहीं बोलते हैं इंग्लिश, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। आप कहीं और चले जाएं, फ्रांस के वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं अंग्रेजी, वो कहते हैं हमारी अपनी लैंग्वेज से हमारी पहचान है। हम क्यों अपनी पहचान भूल गए? हम क्यों चाहते हैं कि हम अंग्रेजी ही बोले, हम उर्दू ना बोले? बिल्कुल, देखें एक थोड़ा सा दरमियान में इंग्लिश चैनल जो है वो है, हाँ। एक तरफ यूके है और एक तरफ फ्रांस है। तो ज़ैनुद्दीन ज़िदान फ्रांस का था और डेविड बेकहम यूके का था। ये दोनों स्टार्स थे और दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर्स थे। ये दोनों, ये कहता है ज़ैनुद्दीन ज़िदान के बेकम से मेरी दोस्ती जो है ना वो है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। कोई मुश्किल थी उसके लिए अंग्रेजी सीखना। ये 7 बॉर्डर है उसका, दरमियान में 15 किलोमीटर के कितना का वो इंग्लिश चैनल है, बस नहीं लोग इस तरफ आते, अपनी जुबान किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ते। मसला ये है मुनीबा के जो हमारा जो लीगेसी थी ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो वो हमारे जो ताकतवर सेक्टर्स थे, वो चाहे टेबल के लोग थे, बाबू लोग या दूसरे लोग थे, उन्होंने उन्हीं से सारी तरबियत हासिल की हुई थी। सारा साइंसी इल्म भी और सोशल साइंसेज का इल्म भी अंग्रेज़ी में था। उन्होंने ये कष्ट ही नहीं किया, ये दिक्कत ही नहीं उठाई कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। होना ये चाहिए कि थोड़े से लोग हों ट्रांसलेटर्स, अंग्रेजी सिर्फ उनको सिखाएं, बाकी वो तमाम उलूम को उर्दू में डालें। केमिस्ट्री भी हम उर्दू में पढ़ें, फिजिक्स भी उर्दू में पढ़ें, बायो भी, बाकी सारे भी उर्दू में पढ़े। लेकिन फिर ये अच्छा चले, तालीम पे आ गई है, तो हमारे जितने भी फिर ये जो सेक्टर्स हैं, तालीमी सेक्टर्स हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन्होंने फिर कितनी तबाह की है इसको। जी हाँ, बिल्कुल। ये उर्दू को, उर्दू के नफाज के हवाले से इन्होंने कितना तबाह किया, तबाहकारियां मचाई हैं। बिल्कुल, मैं हमारा चूंकि मीडिया का ही हमारा ताल्लुक है, हम स्टूडेंट भी मीडिया के हैं। तो आप ही की एक क्लास फेलो यानी जूनियर सीनियर होगी, वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, और प्रोग्राम खत्म हुआ तो कहती है कि सर कोई खराबी तो नहीं थी मेरे बोलने में। मैंने कहा खराबी थी, और ये खराबी नहीं होता, ये खराबी होता है। तो ये मामला बड़े ख़राब है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें उर्दू आती नहीं है, इस पे फ़ख्र है, अंग्रेजी नहीं आती, इस पे शर्मिंदगी भी है, लेकिन सीखते भी नहीं है। तो आज का जो ग्रेजुएट है, जो 8 सेमेस्टर पूरे पढ़ के मार्केट में जाता है, वो एक पैराग्राफ अच्छे तरीके से, सेफ एंड साउंड तरीके से, अच्छी ग्रामर के साथ नहीं लिख पाता। ये उसका प्रॉब्लम है बेचारे का या बेचारी का। तो हमने अब देखें कि हर सेक्टर में ही हम चूंकि सवाल पजीर है, किसी भी तरह से उनको हमने इक्विप्ड नहीं किया, ना उर्दू के लिहाज से और ना इंग्लिश के लिहाज से। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो गवर्नमेंट का, जो सिटिंग गवर्नमेंट है ना, उसका फर्ज है। देखिए, तालीम का की जुबान तो कम से कम ये फैसला कर ले, तय कर लेना एटलीस्ट। बिल्कुल, और वो चाहे एचिसोनियन हो, कोई वो एचिसन में पढ़ रहा हो, दानिश स्कूल में पढ़ रहा हो या टाट के स्कूल में पढ़ रहा हो, सब उर्दू में पढ़ें, उर्दू बोलें, उर्दू में एग्जाम दें। सीएसएस का एग्जाम भी उर्दू में हो, आईएसएसबी में भी उर्दू ही हो, हमारी अदालतों में भी उर्दू बोली जाए, प्रोसीडिंग हो रही है तो उर्दू में होनी चाहिए, ताकि पता चले कि नहीं जनाब, अगर अदालतों में हो रहा है, बड़े बड़े इदारों में हो रहा है, तो हमने बाकी ग्रास रूट लेवल तक अपनी जुबान को जो है ना वो परवान चढ़ाना है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। उर्दू के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।